बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कहानी है हुनरमंद लड़की। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक गांव में हारिस नामी लड़का रहता था। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। उसका बाप खेतों में काम करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता था। वो इतना गरीब था कि उसके पास हल में जोतने के लिए कोई बैल भी नहीं था। बेचारे को बीज बोने के लिए गदाल और खुरपी से खुद ही ज़मीन खोदनी पड़ती थी, जिसमें बहुत मेहनत लगती थी। एक रोज़ उसके जहन में ये बात आई कि वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक बैल खरीद ले। ये सोचकर उसने अपने खेतों में और ज़्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया ताकि फसल ज़्यादा हो और उसे अच्छे पैसे मिले, जिन्हें जमा करके वो एक बैल खरीद कर उसकी बीवी को जब इस बात का पता चला तो उसका शौहर बैल खरीदेगा तो वो भी बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे हारिस को भी ये बात बताई। हारिस बोला, मैं इस बैल का बहुत ख्याल रखा करूँगा और उसको घास खिलाने के लिए बाहर मैदान में भी ले जाया करूँगा और उसे नदी पर ले जाकर खुद ही नहलाया भी करूँगा। जब से बैल ख़रीदने की बात हुई थी, किसान और उसकी बीवी निहायत किफ़ायत शुमारी से घर का खर्चा चलाने लगे थे ताकि उनके पास बैल ख़रीदने के पैसे जल्द से जल्द जमा हो सकें। उनकी इस तदबीर की वजह से कुछ पैसे जमा भी हो गए। एक रोज़ खबर आई कि हारिस के बाप का छोटा भाई शदीद बीमार हो गया है। भाई की बीमारी का सुनकर उसका बाप बेचैन हो गया और उसने इरादा कर लिया कि बीमार भाई को देखने जाएगा, जो एक दूसरे गांव में रहता है। ये गांव काफ़ी दूर था और तकरीबन 8 रोज़ की मुसाफत पर था। जब वो सफ़र पर रवाना होने लगा तो उसने बीवी से वो रकम जो बैल के लिए ख़रीदने के लिए जमा की थी उसके हवाले कर दी और बोली, हारिस के अब्बा, ये पैसे साथ रख लो, भाई की बीमारी में काम आएंगे। बैल तो हम बाद में भी ख़रीद देंगे, तुम्हारे साथ हम भी चलते हैं, पर यहाँ बकरियाँ, मुर्गियाँ, बतखों, खेतों की रखवाली कौन करेगा? इन कामों की देखभाल के लिए मैं हारिस को भी अपने साथ लगा लूँगी, तुम कोई फ़िक्र मत करना। हारिस को भी इल्म हो गया था कि अब वो लोग बैल नहीं खरीद सकेंगे क्योंकि उसकी रकम उसके चाचा के इलाज होगा। वो एक अच्छा लड़का था और अपने बाप की खुशी में खुश रहने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, फ़िक्र की कोई बात नहीं, हम फिर से पैसे जमा कर लेंगे, कल से मैं खेतों पर जाया करूँगा। अगले रोज़ हारिस सुबह सवेरे ही खेतों पर पहुँच गया। उसने खेतों की सफाई सुथराई की, करीबी दरिया से पानी भर भर कर लाया और उसे खेतों में डाला। जब वो दरिया से पानी भर रहा था तो अचानक उसने दूर एक तख्ता देखा जो दरिया के बहाव के साथ साथ बहता हुआ जा रहा था। उस तख्ते पर उसे कोई शख्स लेटा हुआ नजर आया जो यकीनन बेहोश था। हारिस ने बचपन ही से तैरना सीख लिया था, वो एक बेहतरीन तैरका था। उसने फ़ौरन दरिया में छलांग लगा दी और तैरता हुआ उस तख्ते के करीब पहुंचा। उसने देखा तख्ते पर एक खूबसूरत लड़की आंखें बंद करके बेसुधा पड़ी हुई है और वो बेहोश थी। हारिस तख्ते को धकेलता हुआ किनारे पर ले आया। इतनी देर में उसकी माँ भी खेतों में काम में उसके हाथ बटाने के लिए वहाँ आ गई। दोनों ने मिलकर बेहोश लड़की को उठाकर घास पर लेटाया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि लड़की होश में आ गई। पहले तो वो हैरानी से उन दोनों को देखने लगी, फिर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने बताया कि वो अपने शौहर के साथ एक बड़ी बादबानी कश्ती में बैठी अपने माँ बाप के घर जा रही थी कि तूफ़ान आ गया। तूफ़ान के थपेड़े इतने शदीद थे कि कश्ती टूट फूट हो गई। सब लोग पानी में डूब गए। वो टूटी हुई कश्ती में एक तख्ते पर सवार हो गई जिसकी उसकी जान बच गई। शौहर का क्या हुआ कुछ पता नहीं, ये कहकर वो फिर रोने लगी। हारिस की माँ ने उसे तसल्ली दी, उसे लेकर घर आ गई, उसकी खूब खातिर मदद की। शाम को जब हारिस खेतों से घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़की उस माँ के साथ काम करवा रही थी। रात के खाने के बाद वो सब लोग बातें करने लगे। उस लड़की का नाम नायाब था। वो एक सौदागर की बेटी थी। हारिस ने उसे इत्मीनान दिलाया कि अल्लाह ने चाहा तो उसका शौहर मिल जाएगा, इसलिए वो फ़िक्र ना करे। हारिस की माँ ने कहा, जब तक उसका शौहर नहीं मिल जाता वो इत्मीनान से इस घर में रहे। 1-2 रोज़ में नायाब को उसके हालात के बारे में सब कुछ पता चल गया। उसे ये भी मालूम हो गया था कि वो बेहद गरीब है। वो हारिस के भाइयों जैसा प्यार करने लगी थी। उसने हारिस से कहा, हारिस भाई, खेतों में तो काम चलता ही रहेगा, मैं घर में खाली बैठकर क्या करूँगी? मुझे खजूर की पत्तियों से खूबसूरत छाबियाँ, गुलदान, हाथ वाले पंखे, फल रखने वाली टोकरियाँ, जेवरात रखने वाले, पैसे रखने वाले संदूक, कच्चे कपड़े रखने वाले संदूक, आराइशी चीज़ें, टोकरियाँ, चटाइयाँ, झाड़ू और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें बनाना आती हैं। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, वो भी सब ये चीज़ें बनाकर फ़रोख्त दिया करते थे। उनका हाथ बटाते बटाते मैंने भी ये काम सीख लिया था।
کل ہم جنگل جا کر کھجوروں کے پتے لے آئیں گے اور ان سے طرح طرح کی چیزیں بنا کر فروخت کیا کریں گے، ہمارے پاس چند دن میں پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ حارث یہ بات سن کر خوشی ہو گئی اور اگلے روز وہ نایاب کے ساتھ جنگل میں گیا اور دونوں وہاں سے بہت ساری کھجور کے پتے اور سرکنڈے لے آئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر نایاب اپنے کام سے لگ گئی، حارث کی مدد کرتا رہا اور وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ شام تک اس نے بہت ساری چیزیں بنا لی تھیں، ان پر خوبصورت رنگ بھی کر کے دیے، اور گاؤں کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں پر مختلف قسم کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں سے گاؤں والے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں خرید کرتے تھے۔ اگلے روز لوگوں نے دیکھا کہ حارث بھی اس بازار میں ایک حصے میں زمین پر چٹائی بچھائے ہوئے ان کھجوروں کے پتیوں سے بنی ہوئی مختلف خوبصورت چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان رنگ برنگی اشیاء کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ شام کو جب حارث ان چیزوں کی فروخت کر کے گھر پہنچا تو اس کے پاس بہت سکے تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کر ان کی ماں اور نایاب بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے احتیاط سے گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ ان کا یہ کام بہت اچھے طریقے سے چل گیا تھا۔ اسی دوران قریبی شہر میں موسم بہار کے موسم پر ایک میلہ لگ رہا تھا۔ اس میلے میں بادشاہ اور اس کی بیوی، بچے، امر وزیر کے علاوہ پورے ملک سے عام لوگ بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ میلہ پورے 30 دن تک جاری رہتا تھا۔ اس میں تمام لوگوں کے لیے ان کی دلچسپی ہر چیز میں موجود ہوتی تھی۔ کیا بچے اور کیا بڑے، سب اس میلے میں بے تابی سے انتظار کرتے تھے۔ نایاب بھی اس میلے میں بہت دنوں سے مختلف چیزیں تیار کر رہی تھی۔ اس نے حارث سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے خوب محنت کام کیا تو اس میلے میں دکان لگانے سے ان کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ان سے ایک نہیں 2 بیل خرید سکیں گے۔ وہ اور اس کے باوجود اس کے پاس کچھ رقم بچ گئی۔ وہ دونوں دن رات بڑی محنت سے کام کرنے لگے، جٹے رہتے تھے۔ میلہ لگنے تک انہوں نے کھجوروں کی پتوں سے بہت ساری چیزیں بنا لی تھیں۔ حارث ایک ہوشیار لڑکا تھا۔ اس نے میلے کی انتظامیہ سے مل کر ایک خیمہ نما دکان بھی حاصل کر لی تھی۔ وہ نایاب کی تیاری کی ہوئی چیزیں دکان میں رکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں سے ایک آدمی گاموں جس کے پاس گھوڑے گاڑی تھے، پیسے لے کر سامان میلے خیمے میں پہنچا دیتا تھا۔ حارث نے گاموں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک میلہ لگا رہے گا وہ اسے روزانہ صبح وہاں چھوڑ کر بھی آئے گا اور شام کو لے کر بھی آئے گا۔ میلہ شروع ہونے سے ایک روز پہلے شام کو نایاب اسے ایک نہایت خوبصورت پنکھا بنا کر دیا۔ اس پنکھے میں بہت خوبصورت چمکدار رنگ تھے اور اس کے کناروں پر ننھے ننھے سنہری گھنگرو ٹنگے ہوئے تھے۔ اس کے چھلنے سے وہ گھنگرو نہایت ہلکی اور دل فریب جھنکار پیدا کرتے تھے جو سننے والوں کو بہت بھلی لگتی تھی۔ نایاب نے یہ پنکھا اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو اپنے ساتھ میلے میں لے جانا، وہاں جھلتے رہنا۔ اگر کوئی اس کے بدلے میں 1000 اشرفیاں بھی دے تو فروخت مت کرنا۔ ایسا خوبصورت پنکھا لے کر حارث بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے ساتھ میلے میں لے لیا۔ میلے میں بہت چہل پہل تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پوری دنیا وہاں امڈ آ رہی ہوئی ہے۔ کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بچے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے مزے سے میلے میں گھومتے پھر رہے تھے۔ حارث نے اپنے خیمے سے تمام چیزیں نکال کر باہر رکھ دی تھیں۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو صرف دیکھ ہی رہے تھے مگر بہت سے لوگ خرید بھی رہے تھے۔ جب کوئی گاہک نہ ہوتا تو حارث بڑے پیار سے نایاب کا بنایا ہوا پنکھا اٹھاتا اور مزے سے جھلنے لگتا۔ ایک لوگوں نے تو اس پنکھے کے خریدنے کی بات بھی کی مگر حارث نے صاف انکار کر دیا۔ حارث ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد اس کی دکان کے سامنے نظر آ جاتا۔ اس کی نظریں پنکھے پر ہی لگی ہوئی تھیں مگر وہ اس بار میں حارث سے سوال جواب نہیں کرتا۔ وہ نوجوان اگرچہ شکل و صورت سے کسی اچھے گھر سے لگتا تھا مگر حارث کو اس کی طرف سے کچھ کٹاکا سا ہو گیا۔ اس کے پاس کافی سکے جمع ہو گئے جن میں وہ 2-4 چاندی کے سکے بھی تھے۔ اسے فکر لگ گئی کہ یہ مشکوک نوجوان اس کی رقم پر نہ ہاتھ صاف کر دے۔ یہ خیال آتے ہی وہ مزید چونکا ہو کر بیٹھ گیا اور سکوں کی تھیلیوں سے اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لی۔ شام ہوئی تو گاموں حسب معمول گھوڑا گاڑی لے آیا۔ حارث نے جلدی سامان سمیٹ کر خیمے میں رکھا اور اس کے دروازے کو رسی سے باندھ دیا اور گھوڑے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں سے زیادہ نایاب بے تابی اس کے انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے گھنگھناتے ہوئے پیسوں کی تھیلی دیکھ کر خوش ہو گئی مگر نایاب پیسوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ حارث سے بولی، حارث بھیا کیا کوئی پنکھے کا خریدار بھی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگ انوکھے پنکھے کو خریدنے چاہ رہے تھے مگر پنکھے میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ مجھے آپ کی بات یاد تھی، کوئی 1000 اشرفیاں بھی دے تو اسے فروخت مت کرنا۔ ان لوگوں کی شکلیں تمہیں یاد ہیں جو یہ پنکھا خریدنا چاہ رہے تھے؟ کیا ان میں سے کوئی ایسا شخص بھی تھا جس کے لمبے بال تھے، بیپڑیاں، سیاہ آنکھیں اور رنگ سرخ سفید تھا؟ قد مجھ سے اتنا زیادہ ہوگا۔
नायाब एक हाथ ऊंचा करके कहा। हारिस ने कहा, एक गाल पर उंगली रख कर उसे बताया कि हुलिये पर गौर करेगा, और नौजवान उस पंखे को देख रहा था। इस हुलिये पर पूरा उतरता तो वो नायाब को कुछ जवाब देने ही लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके कहे बगैर दरवाजे पर गया। थोड़ी देर बाद नायाब के कानों में उसकी आवाज़ आई। नायाब बाजी, लंबे लंबे बालों वाला, बड़ी बड़ी स्याह आंखों, सुर्ख सफ़ेद रंग, और आप के एक हाथ लंबे भाई साहब यहाँ दरवाजे पर खड़े हैं। नायाब ने यह सुना तो दौड़कर दरवाजे पर गई और उस नौजवान को देखते ही बेख्तियार से सक कर रोने लगी और उससे लिपट गई। हारिस ये मंजर हैरत से देख रहा था। उसकी माँ भी शोर सुनकर वहाँ आकर खड़ी हो गई थी कि हैरानगी से उस नौजवान को देख रही थी। अम्मा, ये मेरे शौहर हैं, नायाब ने आंसू पोंछते हुए कहा। हारिस की माँ ने शफकत से उन नौजवान पर सर पे हाथ फेरा और उसको अंदर ले आई। अंदर आकर नायाब ने हारिस से कहा, खुदा का शुक्र है ये ज़िंदा हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं अपने हाथों से इनके लिए नन्हे नन्हे सोने के घुंघरू वाला पंखा बनाया था। ये सोने के लिए लेटते थे तो मैं पंखा, इसकी हवा जलती थी, छिन छिन की आवाज़ सुनकर ये गहरी नींद सो जाते थे। तुम्हें पंखा देकर मेले में मैंने इस उम्मीद से भेजा था कि इस मेले में पूरे मुल्क से लोग शिरकत करते हैं, शायद ये भी वहाँ आ जाए और इस पंखे को देखकर पूछे कि ये किसने बनाया है। ऐसा पंखा सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ, ये बात उन्हें पता थी। इस नौजवान ने कहा, पंखा देखकर मैं समझ गया था ये तुमने ही बनाया होगा। मैंने इस बारे में हारिस से बात नहीं की थी कि कहीं ये मेरी पूछ गूछ से खौफ न खा जाए। मैंने फैसला कर लिया था जब ये अपनी दुकान बंद करेगा तो मैं इसके पीछा करूँगा। वो तो शुक्र है कि मेरा घोड़ा मेरे साथ था, वरना मुझे हारिस का घोड़ा गाड़ी के पीछे भाग भाग कर आना पड़ता। उसके बाद नायाब के शौहर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मुझे चूँकि तैरना आता था तो इसलिए कश्ती तबाह होने के बाद मैं तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया। खुशकिस्मती से मेरी कमर से बांधे टपके में बहुत सारी अशर्तियाँ थीं। मैं वहाँ से निकलकर शहर आया और एक सराय में ठहरा गया। मुझे ना जाने क्यों यकीन था कि नायाब ज़िंदा होगी, इसलिए मैंने एक घोड़ा ख़रीद लिया और उस पर बैठकर हादसे वाले इलाके में घूमता फिरता रहा। शायद नायाब मुझे कहीं नज़र आ जाए। जब ये मेला शुरू हुआ तो मुझे उम्मीद चली कि दूर दूर के लोग, गांव के लोग, देहातों शहरों के लोग इसमें शिरकत करते हैं, शायद नायाब भी मुझे यहाँ मिल जाए। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि हारिस के पंखे की वजह से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अगर हारिस ना होता तो मैं अपनी प्यारी बीवी से कभी नहीं मिल सकता था। इसकी बात ख़त्म हुई तो नायाब ने अपनी कहानी सुनाई और हारिस का कारनामा बताया। उसने उसे कैसे दरिया से निकाला और उसकी माँ ने उसके बेटी बनाकर घर में रखा। उसके शौहर ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। उस रात नायाब ने बड़े मज़े के खाने पकाए और सबकी दावत की। मेले के ख़त्म होने से पहले पहले नायाब की बनाई हुई तमाम चीज़ें फ़रोख्त हो गई। हारिस की माँ के पास ढेरों रुपए जमा हो गए थे। एक शाम वो सब लोग मवेशी मंडी गए, वहाँ से 2 बहुत खूबसूरत और सेहतमंद बैल ख़रीद कर ले आए। बैलों को घर लाकर हारिस बहुत खुश था। उसके खाने पीने का इंतज़ाम करने में लग गया। अगले रोज़ नायाब अपने शौहर के साथ अपने घर रवाना हो गई। हारिस ने और उसकी माँ का बहुत शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने ताकीद की कि वो इनके घर ज़रूर आएँ। उन्होंने अपने शौहर और घर के महल वक़ूअ के बारे में अच्छी तरह बताया दिया था। उन लोगों से जुदा होते हुए वो बहुत उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। हारिस का दिल तो नहीं चाह रहा था कि नायाब उसके घर से जाए, मगर मजबूरी थी। नायाब का शौहर भी रंजीदा नज़र आ रहा था। चंद दिन गुजरे थे कि हारिस का बाप भी अपने भाई के घर से वापस आ गया। उसे बड़ी फिक्र लगी हुई थी कि उसके जाने के बाद घर के जाने का क्या हाल होगा। वो घर जब पहुंचा तो उसकी बीवी को उसे देखकर खुश हो गई। वो बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। वो रकम जिससे हम बैल ख़रीदते थे मेरे भाई के इलाज के लिए दे दी थी। बीमारी की वजह से वो काम पर भी नहीं जा रहा था और उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। खुदा का शुक्र है कि वो अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। बस अफसोस इस बात का है कि हम बहुत दिनों तक बैल नहीं ख़रीद सकेंगे। हम फिर से पैसे जमा करेंगे और तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। तुमने अपने भाई की मदद की थी, अल्लाह ने हमें भी उसका सिला दे दिया है। अभी उसकी बात ख़त्म हुई थी कि हारिस दोनों बैलों को लेकर घर अंदर दाखिल हुआ। वो उन्हें नहलाने के लिए नदी पर ले गया था। उसके बाप ने जब इतने शानदार और ख़ूबसूरत बैल देखे तो हैरत ज़दा हो गया। उसकी बीवी ने उसे शुरू से आखिर तक पूरी कहानी सुना दी। तमाम बातें सुनकर हारिस का बाप हैरानी से उन दोनों को देखने लगा था। वो बेहद खुश भी था और उसकी गुर्बत के दिन भी जल्द ख़त्म हो जाएंगे। हारिस की अम्मा अपनी बात कह कर ख़ामोश हुई तो हारिस उदासी से बोला, अम्मा, मुझे नायाब बाजी बहुत याद आ रही हैं, हम उनसे मिलने कब चलेंगे? उसके बाप ने कहा, इन बैलों की वजह से हम उनसे ज़मीन पर भी हल चलाकर बीज बो देंगे जो सालों से बेकार पड़ी है।
اس لیے مجھے امید ہے کہ اس سال ہمیں اپنی فصلوں کو بیچ کر بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ ان پیسوں سے ہم ایک اچھا سا گھوڑا گاڑی خرید لیں گے اور اس میں بیٹھ کر نایاب اور اس کے شوہر سے ملنے جائیں گے۔ نایاب بیٹی ہماری موسن ہے، وہ بہت ہی ہنرمند لڑکی ہے اور اس نے ہمیں بہت مدد کی ہے۔ میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ سن کر حارث خوش ہو گیا اور بیلوں کو چارہ ڈالنے چلا گیا۔ اس کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ بہت جلد بیلوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک گھوڑا بھی آ جائے گا۔ ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی میں پھر